प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। मेरे पीछे से ठीक से दवाई खाती रहिएगा। आपके कितने दिन लगेंगे रे? तकरीबन 15 दिन तो लग ही जाएंगे। फिर वही 15 दिन, कभी 10 दिन, कभी 20 दिन। ओहो माँ जी, काहे इतना चिंता करत हो? अरे भैया जी का कामकाज ही ऐसा है तो का करी, हम है ना। माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। दिन में कभी कभी वीरू आकर आपकी देखभाल करता रहेगा, और वैसे भी घर में सारा काम देखने के लिए रधिया तो है। और माँ, डॉक्टर साहब ने आपका चेकअप भी कर लिया है। आप बिल्कुल ठीक हैं, बस थोड़ी सी कमजोरी है। ये टॉनिक्स आप टाइम पर खाते रहिए। सारा इंतजाम हो गया है, बस आप अपना ख्याल रखिए। सो तो सब ठीक है रे, पर तू मेरा पक्का इंतजाम कब करेगा? पक्का इंतजाम? देखो राकेश, बरसों से तुम शादी की बात को टालते आ रहे हो। ये कब तक चलेगा बेटे? ओफो माँ, आपने फिर वही पुराना राग शुरू कर दिया। आखिर तू शादी से इतना भागता क्यों है? माँ, अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। मैं लौटकर आपसे इस बारे में बात करूँगा। वादा करता है? वादा करता हूँ। अब तो खुश हो ना? चलो भैया, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। अच्छा माँ, आओ भैया। तो थोड़ा सा ध्यान रखना भैया। ठीक है भैया। जो हॉस्पिटल के बिल चेक मैंने साइन कर दिया है, वो याद से भेज देना, रजिस्टर पोस्ट से भेजना, ठीक है? और बाकी कोई देखकर नहीं चलते आप लोग? मेरा सारा सामान बर्बाद कर दिया। कमाल करती है मैडम, देखकर तो आप नहीं चल रही थी, आपकी नजरें तो चिट्ठी में गड़ी हुई थी। अरे कोई रेल का इंजन भी सामने आ जाता ना तो आप उससे भी टकरा जाती। बड़े अजीब आदमी हैं आप, एक बार सॉरी भी नहीं कह सकते? क्यों कहें सॉरी? कोई जबरदस्ती है क्या? गलती सरासर आपकी है और सॉरी हम कहें? कहना ही चाहिए। मेरा सारा सामान जमीन पर गिरा दिया, आपका क्या गया? अरे वो तो हम आपको बाद में डिटेल में बताएंगे कि इनका क्या गया। भैया फिलहाल तो आपकी गाड़ी गई। गाड़ी? ओके डार्लिंग, बाय बाय। कल भी इसी टाइम आना होगा। क्यों, कल इसी टाइम बुला लें इसे? वही, अपने को तो कोई भी टाइम चलेगा। ये नॉटी। एक पता और डार्लिंग, मदर के पास दवाई देना है कसम से, कसम से डार्लिंग। चलो यार रोजी, तुम भी क्या याद करो। एक पत्ता और। थैंक यू। क्या बात है यार, तेरा तो ग्लास खाली पड़ा हुआ है। कल से आया हुआ है, बोतल से आगे बढ़ा ही नहीं तू तो। अरे रोजी से मन भर गया हो तो किसी और को बुला लें, एक फोन करने की देरी है। नहीं यार, बात ये नहीं है। फिर क्या बात है? माँ की तबीयत खराब है। क्यों, माँ की तबीयत कुछ ज्यादा खराब है? अरे नहीं यार, थोड़ा सा बुखार है बस। तो फिर परेशान क्यों है? यार तुझे तो पता है कि महीने में 10-15 दिन मैं टूर पे रहता हूँ।
माँ बेचारी घर में अकेली होती है, पीछे से कोई है नहीं जो उनकी देखभाल कर सके। अरे यार तो शादी कर ले, प्रॉब्लम सॉल्व। ये बात तो बेचारी माँ भी हमेशा ही कहती है। ये लो, अभी तबीयत ठीक हुई 2 दिन हुए नहीं और काम करने लगी। ऐसे नहीं चलेगा माँ जी। अरे काम क्या कर रही हूँ रधिया, यूं ही बैठे बैठे ये 4 कपड़े तह लगा दिए। अरे ऐसे ही लेटे लेटे मेरी तो हड्डियां दर्द करने लगी हैं। अब कुछ भी कहो माँ जी, हम तुमको काम नहीं करने देंगे। जब तक भैया जी वापस नहीं आ जाते आपको काम नहीं करना। अरे डांट तो हमका ही पड़ेगी ना। अरे तो क्यों परेशान हो रही है, तुझे कोई डांट वांट नहीं पड़ती, समझी? पता नहीं किस दिन लौटेगा, 10 दिन तो हो गए हैं उसे गए हुए। अरे ये कमबख्त नौकरी उसको घर टिकने ही नहीं देती। एक बात कही माँ जी, भैया जी की शादी कर दो, फिर देखना कैसे टिकते हैं घर में। अरे तू नहीं समझती रधिया, शादी भी हो जाएगी तो बाहर तो उसको जाना ही पड़ेगा। अरे उसकी नौकरी जो ठहरी बाहर घूमने की। अरे तो का इस वजह से भैया जी की शादी नहीं करोगी का? करूंगी क्यों नहीं, जरूर करूंगी। और अब की बार जब वो वापस आएगा ना तो सबसे पहला काम लड़की पसंद करवाने का करूंगी मैं। ये हुई ना बात। हाँ। माँ जी, मैं अंदर आ जाऊं? आओ आओ बेटी। माँ जी, मैं ये लेटर देने आई थी, गलती से पोस्टमैन इसे मेरे लेटर बॉक्स में डाल गया। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं बेटी। जी, मैं आपके पड़ोस में ही रहती हूँ। दिन में नौकरी करती हूँ और रात को पढ़ाई करती हूँ, इसीलिए कभी आपसे मिलना जुलना ही नहीं हो पाया। अरे अरे, पढ़ाई भी करती हो, नौकरी भी करती हो, बहुत मेहनत करती हो बेटी। क्या पढ़ाई करती हो? जी, मैं प्राइवेट MA कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, ये राकेश की चिट्ठी है। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटी, बैठो, आओ बैठो। राधा चाय बना के लाओ। अच्छा माँ जी। आओ बैठो बेटी। राकेश ने लिखा है 21 को वापस आ रहा है। पर 21 तो आज ही है माँ जी। आज ही? अरे तब तो वो आता ही होगा। हाँ, ये चिट्ठी लेट पहुंची है। क्या काम करते हैं आपके बेटे? काम तो वो BL कंपनी में करता है और अच्छे पैसे भी बनाता है, लेकिन एक ही परेशानी है। अरे उसकी नौकरी में इतना टूर है, 10-15 दिन उसको बाहर ही रहना पड़ता है। वो तो कई नौकरियों में होता है माँ जी, लेकिन आपको तो अकेले ही रहना पड़ता होगा ना, या फिर आपके बहू बच्चे? अरे अभी उसकी शादी नहीं हुई, बहू बच्चे कहाँ से हैं? माँ, बड़े अजीब आदमी हैं आप, एक बार सॉरी भी नहीं कह सकते? क्यों कहें सॉरी? अरे तुम आ गए बेटा। हाँ माँ, कैसी हो? ठीक हूँ मैं। ये है अनीता, हमारे पड़ोस में आई है 10-15 दिन पहले। हेलो। नमस्ते। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। कमाल करती हैं आप, मेरे आते ही आप भागने लगे। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। आप सफ़र से आए हैं, आप थक गए होंगे, आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। जी। क्यों भैया, कहाँ खो गए? अरे वो तो गई। रधिया, तू बहुत तंग करती है। चाय यहाँ रख और चुपचाप अंदर जा। चाय। और सुनाओ, तबीयत ठीक रही तुम्हारी? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटे। टॉनिक्स टाइम पे लेती रही? मैं तो सब कुछ अपने टाइम पे करती रही हूँ। अब तुम्हें अपना वादा याद है ना? वादा? कौन सा वादा माँ? अरे लड़की देखने का। हाँ माँ, वादा तो याद है, और अगर सच बताऊं तो उस लड़की को तुम भी देख चुकी हो। सच? अरे कौन है? यही माँ। ये लो बेटे। मुबारक हो भैया। तुम भी पहना दो। मुबारक हो जीजा जी। धन्यवाद। मुबारक हो भाभी जी। मुबारक हो भाई साहब। ये लो बेटे, सदा सुहागन रहो। पहले मुंह मीठा करो, जीते रहो बेटे। मम्मी यहाँ से जूठा है उसका। नहीं नहीं नहीं। अब इसका ही जूठा खाना है। नहीं। आप भी लीजिए भाई साहब, मुंह मीठा कीजिए। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपका मुंह मीठा करूं।
अब पता नहीं कब अगली बार मौका मिले आपको मिठाई खिलाने का। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक आपको भी हो। बहुत मुबारक हो। लो बेटे, दो सबको दीजिए। दीजिए दीजिए भाई। मैं तो ले लूं। लो वीरू लो, पूरी प्लेट अरे तुम्हारे लो, लिए। तुम्हें किसी ने मना थोड़ी किया है। लो रजिया, चल के चाय पानी का इंतजाम करो। चलो। अरे अब आ भी जाइए, बहुत हो गई पढ़ाई, कब तक पढ़ते रहेंगे? जनाब, मेरा पेपर है परसों। ओफो, आपका पेपर तो परसों है, लेकिन ये खाकसार तो कल जा रहा है टूर पे, और वो भी पूरे 15 दिन के लिए। आपका टूर तो शादी के अगले हफ्ते से ही शुरू हो गया था। और इसीलिए अपना हनीमून सिर्फ 3 दिन में खत्म करना पड़ा था हमें, और वो भी बड़ी सुपर फास्ट स्पीड से। क्यों, याद है ना? हाँ तो भी बेशर्म कहेंगे। पता है माँ शाम को क्या कह रही थी? हाँ पता है, मैं रसोई से सब सुन रही थी, लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे 1 साल और पढ़ना है। इसी बीच अगर बच्चे का चक्कर चल गया तो? मैं समझता हूँ डार्लिंग, मैं समझता हूँ, लेकिन माँ। प्लीज आप ही माँ को समझाओ ना। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी भाई, आपका हुक्म तो सर आंखों पर। अब तो मैं क्या सुनो। क्या बात है यार, इतने दिनों के बाद तो ये प्रोग्राम बना है और तू है कि मुंह लटकाए बैठा है। क्या बात है, भाभी की याद कुछ ज्यादा ही आ रही है? नहीं यार, ये बात नहीं है। दरअसल आज कुछ तबीयत खराब है। वो तो मैं भी देख रहा हूँ। पिछली बार तू एनुअल मीटिंग में मिला था, तब भी मुझे कुछ थका थका लग रहा था। उस वक्त तो मुझे बुखार था यार, आई वॉज सिक। लेकिन सुरेंद्र, ये बुखार मुझे बार बार और अक्सर होने लगा है यार। कुछ अजीब सी फीलिंग होती है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या हो रहा है। क्या यार, शादी के बाद लोगों की सेहत अच्छी होती है और तेरी खराब हो रही है। लगता है भाभी ओवर टाइम कुछ ज्यादा ही कराती है। कहाँ यार, उस बेचारी के पास तो मैं बस मुश्किल से 10-15 दिन ही रहता हूँ, बाकी समय तो बाहर होता हूँ। दरअसल यार, हम लोगों का ओवर टाइम होता ही टूर पे है। 8:45 हो गए, वो तेरी नैना नहीं आई अभी? यार आना तो चाहिए था। काम में पड़ गया होगा कुछ। हाय, आप बैठिए। तो आप हैं नैना? क्या मुसीबत है यार। हेलो। हेलो, मैं अनीता बोल रही हूँ। तुम्हें यहाँ का नंबर कैसे मिला? बड़ी मुश्किल से तुम्हारे ऑफिस से पता किया है कि तुम किस होटल में ठहरे हो। क्या बात, क्या है, फोन क्यों किया? जल्दी घर आ जाओ, माँ जी का एक्सीडेंट हो गया है। माँ जी का एक्सीडेंट? देखो, तुम फिक्र मत करो, मैं फौरन पहुंचता हूँ, तुम संभाल लेना, ओके? मुझे समझ में नहीं आ रहा ये डॉक्टर्स कर क्या रहे हैं। जब मैंने इनको बता दिया है कि मेरा और माँ का ब्लड ग्रुप एक ही है, तो हम सबके ब्लड टेस्ट करने की क्या जरूरत है? भैया आपको तो मालूम है, डॉक्टर लोग अपने कायदे कानून के हिसाब से चलते हैं। सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मैंने आप लोग को बताया तो है कि मेरा और मेरी माँ का ब्लड ग्रुप एक ही है, फिर आप इतनी लंबी चौड़ी चेकिंग क्यों कर रहे हैं? वाई? आजकल बहुत जरूरत है राकेश साहब, आपका खून नहीं लिया जा सकता। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, मेरा खून क्यों नहीं लिया जा सकता? इस बारे में हमें डिटेल्स में आपसे बात करनी है। आप कल 10 बजे यहाँ आ जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप फौरन मिस्टर वीरेंद्र को अंदर भेज दीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा खून क्यों नहीं चढ़ाया जा सकता? अब इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है राकेश? हो सकता है तुम्हारी सेहत। अरे क्या हुआ मेरी सेहत को? भला चंगा तो हूँ, बस थोड़ी सी वीकनेस है।
पर तुम्हारा वजन भी कितना कम हो गया है पहले से। पहले तुम्हें वायरल हुआ और अब कमाल करती हो अनीता। बुखार खांसी जुकाम तो किसी को भी हो सकता है। देखो मुझे, लुक एट मी, फर्स्ट क्लास हूँ, भला चंगा हूँ, तंदुरुस्त हूँ, हट्टा कट्टा हूँ। दिन में 10-10 घंटे काम करता हूँ, इतना स्टेमिना मेरे में। देखिए आप वीरू को फौरन ब्लड लेने के लिए भेज दीजिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। चाहो तुम मेरे। लेट्स मूव। I don't understand the way these people work. आप भी कमाल करते हैं डॉक्टर साहब, छोटी सी बात को इतना तूल दे रहा है। ये छोटी मोटी बीमारी या कमजोरी तो आजकल आम बात है। आपने बेवजह मुझे सुबह सुबह यहाँ बुला लिया। देखिए, बेवजह नहीं बुलाया आपको। दरअसल आपकी ब्लड रिपोर्ट हमारे पास आई है, इसीलिए बुलवाया आपको। क्या लिखा है मेरी ब्लड रिपोर्ट में? मिस्टर राकेश, आपको एड्स है। What? एड्स? आपका मतलब डॉक्टर साहब मुझे एड्स है? मिस्टर राकेश, क्या आपको मालूम है एड्स कितनी खतरनाक बीमारी है? मालूम है डॉक्टर साहब, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। क्यों? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एड्स जैसी खतरनाक बीमारी मुझे भी हो सकती है। कितने नासमझ हैं आप। दरअसल इस बीमारी के होने का सबसे ज्यादा खतरा आप जैसे लोगों से ही वजह से ही है। आप जैसे लोगों से क्या मतलब है डॉक्टर साहब आपका? आप बुरा ना माने, आप जैसे लोगों से मतलब ये कि जो लोग अपने घर और अपनी बीवी से ज़्यादा दूर रहते हैं लंबे अरसे के लिए, और पराई स्त्रियों के साथ ही शारीरिक संबंध रखना इस रोग का सबसे बड़ा कारण है। डॉक्टर साहब, मैं भी इंसान हूँ, एक आम इंसान, कोई साधु संत महात्मा नहीं हूँ। हम आपको पूरा दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसके बचाव के लिए आपको भी अपनी तरफ से कोई प्रयत्न तो करना चाहिए था ना। दरअसल मैंने इस बारे में कभी ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं। यही तो ट्रेजेडी है। अब मेरी समझ में ये नहीं आता राकेश साहब कि आपके जैसा पढ़ा लिखा आदमी इस बीमारी के चुंगल में कैसे पड़ गया। जी वो आजकल तो सब जगह, रेडियो में, टीवी में, अखबारों में इस बारे में चेतावनी दी जाती है। कई तरह की वार्निंग्स इशू करी जाती हैं। इलाज, इससे बचाव के कई तरह के उपाय बताए जाते हैं। ये सारी बातें तो ठीक हैं डॉक्टर साहब, आई एम वेरी सॉरी। खैर, जो होना था वो तो हो चुका है। आगे से मैं पूरी सावधानी बरतूंगा। बस आप लोग जल्द से जल्द मेरा इलाज शुरू करवाएं। मिस्टर राकेश जी, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। एड्स एक जानलेवा बीमारी है और इसका अंत है मौत। देखो मैं जानता हूं कि मेरा कसूर माफ करने लायक नहीं, इसलिए मैं तुमसे माफी भी नहीं मांग रहा, लेकिन हो सके तो एक एहसान कर दो मुझको। इस बारे में मां को कभी कुछ मत बताना प्लीज। मेरा विश्वास करो अनीता, मुझे समझने की कोशिश करो। अगर मुझे इस बीमारी के बारे में जरा सा भी इल्म होता तो मैं तुमसे शादी कर कर तुम्हारी जिंदगी कभी बर्बाद नहीं करता। बस करो, अब इन बातों से कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं है, मैं जानता हूं कोई फायदा नहीं, लेकिन मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं अनीता। मतलब? तुम्हें इस बीमारी की छूत नहीं लगी। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी पढ़ाई के कारण अब तक हम कॉन्डम का यूज करते रहे हैं, और यही इस बीमारी से बचने का एकमात्र रास्ता है। इसलिए तुम इस बीमारी की चपेट में आने से बच गई हो। मेरी तरफ से तुम अभी इसी क्षण से आजाद हो। यानी अनीता, तुम्हें मेरे साथ साथ मेरी मौत की घड़ियों की गिनती करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बीमारी के डॉक्टर रिपोर्ट के बेस पर तुम्हें बड़ी आसानी से तलाक मिल जाएगा और तुम फिर से अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकोगी। बस इतना ही समझे हो तुम मुझे?
ये खबर इतनी अचानक और इतनी भयानक थी कि एक पल के लिए मैं अपने होशो हवास खो बैठी थी। हाँ अनीता, ये खबर सुनकर तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से किसी ने जमीन खींच ली। सिर्फ 2-4 साल की जिंदगी, हो सकता है इससे भी कम। तो फिर क्या करना इतने दिन जी कर भी, सिर्फ अपनी मौत का इंतजार। नहीं होगा, ये नहीं होगा मुझसे। इससे तो अच्छा है इस किस्से को यहीं खत्म कर दिया जाए। ऐसा नहीं कहते राकेश। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी मौत निश्चित हो जाती है, लेकिन फिर भी हम उस मौत के इंतजार में जीते तो है ना। वो बात अलग है अनीता। बात इतनी अलग भी नहीं है। जो समय बचा है उसे हम ज्यादा से ज्यादा जी सकते हैं। लेकिन जब समय ही समाप्त हो जाएगा तब क्या करोगी तुम? तब की बात तब सोचूंगी, लेकिन एक बात मैं अभी से जानती हूँ कि अगर इस वक्त तुम्हारा साथ छोड़ा तो वो जीवन साथी के साथ धोखा होगा। लेकिन धोखा तो दरअसल मैंने तुम्हें दिया है अनीता। हाँ, लेकिन उस धोखे में हालात की मजबूरियां शामिल थी। मुझे तुमसे इस बात की शिकायत नहीं है कि तुमने न जाने कितनी ही अनजान लड़कियों को अपने बिस्तर तक आने दिया, बल्कि शिकायत तो इस बात की है कि तुमने अपनी इस कीमती जिंदगी को इस तरह से मिट जाने दिया। क्यों नहीं तुमने अपने और उन औरतों के शरीर के बीच में उस दीवार को खड़ा किया जो तुम्हें इस बीमारी से बचा सकती थी। कितना आसान है इस जानलेवा बीमारी से बचना। सिर्फ कॉन्डम का प्रयोग और तुम बच गए होते इस जानलेवा बीमारी से। देखो, अपनी नासमझी और लापरवाही की सजा तो मैं भुगत ही रहा, लेकिन संतोष सिर्फ एक बात का, हमने औलाद की चाह नहीं की, वरना तुम और तुम्हारे साथ साथ वो जन्मा कोमल बच्चा भी इस बीमारी की आग में झुलस जाता। क्या अजन्मे बच्चे को भी एड्स की छूत लग सकती है? हाँ, मैं तो अपने किए की सजा पा रहा हूं। वो निर्दोष बेचारा खामखा इस बीमारी की चपेट में आ जाता। लेकिन मैंने तो सुना था कि एड्स के कीटाणु रक्त या शारीरिक संबंध से ही एक दूसरे के शरीर में पहुंचते हैं। अनीता, बच्चे के शरीर में रक्त भी तो मां के द्वारा ही जाता है ना। अगर मां को एड्स की बीमारी हो तो फिर बच्चा इस बीमारी से कैसे बच सकता है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने भी बहुत कुछ नहीं सोचा था अनीता, लेकिन अब लगता है ना सोचना हमें बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। सुनो, मुझे वो पंपलेट दे दो जो तुम पढ़ रहे थे एड्स पर। क्या करोगी तुम पढ़कर? मैंने सब कुछ पढ़ लिया। एड्स एक दूसरे के साथ खाने पीने से, एक दूसरे को छूने से या छींक और खांसने से नहीं होता है। एड्स छूत का रोग नहीं है। लेकिन अनीता, मैं फिर भी चाहूंगा तुम अब यहां मेरे साथ मत रहो। राकेश, तुम तो जानते हो कि मैं आज तक हर परीक्षा में सफल होती रही, और ये भी तो मेरी एक परीक्षा ही है। हम लोग साथ रहेंगे, पति पत्नी की तरह, बिल्कुल वैसे जैसे पहले रहते थे। जीवन के हर पल को हम हंस कर जिएंगे। जीवन संगनी शब्द को सार्थक करना चाहती हो तुम? हाँ, दुख, निराशा, कष्ट सब संग संग सहकर। पर क्यों क्यों ऐसा करना चाहती हो तुम? ताकि तुम्हारा शरीर मुरझाए तो तुम्हारा मन खिला रहे। अगर तुम्हारा तन तुम्हारा साथ छोड़े तो हृदय प्रेम के आंचल में लिपटा रहे। इतना ही तो कर सकती हूँ, इससे ज्यादा मेरे बस में कुछ नहीं, कुछ नहीं।
अरे पगली, इतना कुछ तो दे रही हो तुम मुझे, फिर इन आंखों में ये आंसू क्यों? और एक बात कहूं, अब मौत की दस्तक मेरे कानों में नहीं गूंज रही है। मौत से मुझे डर नहीं लग रहा। अब हर सुबह मेरे कानों को तुम्हारी आवाज सुनाई देगी, आखिरी पल तक, तब तक जब तक मैं हूं और जब तक मैं रहूं।